मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल एंड वैलिड नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें। आज की डेट में आप हर जगह देखेंगे कि लोग हैकिंग सिखा रहे हैं, सिर्फ सिखा रहे हैं। उनको ये नहीं पता हैकिंग एक्चुअल में होती क्या है। लोगों को हैकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, लेकिन वो इस चीज़ से कंफ्यूज हैं कि हैकिंग सीखें कहाँ से, कौन है जो हमें सही तरीके से हैकिंग गाइड कर सकता है, जो कि हमारा टाइम भी वेस्ट ना करे और हमारा पैसा भी ज़ाया ना करे। मैं पिछले 16 से 17 सालों से प्रैक्टिकल हैकिंग पे काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज भी बना रखे हैं। दुनिया भर से लोगों ने ये कोर्सेज लिए हैं और आज भी ले रहे हैं, अपना करियर भी बना रहे हैं और पैसा भी अर्न कर रहे हैं। अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हैं, सही मानों में कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे ले सकते हैं, जो पिछले कई सालों से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं पर भी हैं, आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। हमने जिस तरीके से हैकिंग को सिखाया है, जिस तरीके से जो है प्रैक्टिकल वीडियोस बनाए हैं, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर किसी ने कभी इस तरीके से हैकिंग को दिखाया या सिखाया है। हमने हमेशा वो नॉलेज आपको प्रोवाइड किया है जो आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, वो नहीं जो हम सिखाना चाहते हैं। मैंने हमेशा आप लोगों की डिमांड को देखते हुए उस पर वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो बहुत कम है। हमारा जो चैनल है यूट्यूब का वो ग्रो नहीं हो रहा है। ग्रो ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते। नीचे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगता है और आप आगे क्या सीखना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो पे 100 लाइक कम से कम होने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि 100 लाइक आप इस वीडियो पे ज़रूर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली डिजिटल फोरेंसिक पर है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, मालवेयर एनालाइजिंग पे भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग पर अब तक हमारे 5 कोर्सेज भी आ चुकी हैं। बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग, मालवेयर एनालाइजिंग और डिजिटल फोरेंसिक ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। डिजिटल फोरेंसिक्स जो है वो एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त टास्क है अगर आप सीखना चाहते हैं लाइफ में। डिजिटल फोरेंसिक के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आपको बड़ी आसानी से किसी भी साइबर कंपनी वगैरह में बड़ी आसानी से आपको जॉब भी मिल सकता है। डिजिटल फोरेंसिक जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आज के इस डेली लाइफ में हमें। जैसे कि हम जानते हैं दुनिया भर में जो साइबर अटैक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हर 1 घंटे के बाद, हर कुछ सेकंड के बाद किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई साइबर अटैक हो रहा होता है। वो आपके साथ भी हो सकता है, आपके पड़ोसी के साथ भी हो सकता है, आपके किसी रिलेटिव के साथ भी हो सकता है, किसी बड़े कंपनी पर भी हो सकता है, किसी स्कूल पे भी हो सकता है, किसी भी चीज़ पे हो सकता है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो क्रिमिनल जो हैं, वो हैकर्स जो हैं, वो बहुत अलग अलग तरीके कार ढूंढते हैं और उनसे लोगों को हैक करते हैं। ये मत सोचें कि हैकिंग कभी ख़त्म होगी। हैकिंग कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ऐसी सिक्योरिटीज़ आ चुकी हैं, एआई इम्प्लीमेंटेड हो चुका है, एंटीवायरस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन हैकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर भी उसको रोकथाम या उसको ख़त्म करने का कोई भी ऐसा कोई ज़रिया नहीं आ रहा है, क्योंकि हैकिंग अगर एक चीज़ पैच होती है तो दूसरे दिन कोई नई चीज़ आ जाती है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको हमेशा इस फील्ड के अंदर अप टू डेट रहना पड़ता है। अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे, अगर आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगा प्रॉपरली, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमारे पास एक फ़ाइल है और ये फाइल बेसिकली मेरे पास आया है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्रिमिनल जो हैं वो किस तरीके से अपने फाइल्स वगैरह को हाइड करते हैं या उनको करप्ट करते हैं, या ऐसा कुछ करते हैं कि जब वो फाइल किसी के हाथ लग जाए तो वो उसको पता ना लगा सके कि ये फाइल एक्चुअल में है क्या। तो बेसिकली ऐसी चीज़ें सीखने के बाद आपको कॉन्फिडेंट आएगा और आप बहुत सारे केसेस को भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप कहीं पर काम करेंगे या कोई ऐसा इंसिडेंट आपके लाइफ में होगा या फिर आपको कोई अप्रोच करेगा तो आप इन चीज़ों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली ये एक फ़ाइल है, हमें एक्चुअल में नहीं पता ये फ़ाइल क्या है। EXE फाइल भी हो सकता है, कोई म्यूज़िक फाइल भी हो सकता है, कोई इमेज फाइल भी हो सकता है। आपको तो पता है कि विंडोज़ में, एंड्रॉयड में और इंटरनेट में ऐसे बहुत सारे फाइल्स होते हैं, उनके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैलेंज ये है कि सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये फाइल जो है वो किस जो है फॉर्मेट का फाइल है। बहुत ही छोटा फाइल है, 9 KB का है। तो यहाँ पर जो डिजिटल फोरेंसिक के लिए टूल्स इस्तेमाल होती हैं वह बहुत सारी होती है। मेरे पास डिजिटल फोरेंसिक का एक पूरा पैकेज है। तो अगर आप इस वीडियो पर 100 लाइक करेंगे तो मैं ये पैकेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ये आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर जितने भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे डिजिटल फोरेंसिक के लिए होते हैं और ये टूल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। 1-2 हो सकता है कि आपको इंटरनेट में मिल जाए, बट बाकी आपको नहीं मिल पाएंगे।
तो डिजिटल फोरेंसिक में सबसे पहली चीज़ होती है कि जो फाइल्स होती हैं वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं कि ये फाइल क्या है, इसको किस तरीके से बनाया गया है, अगर ये फाइल है इसको कैसे हम ओपन कर सकते हैं और एक्चुअल डेटा कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो फॉर्मेट है इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो पहला स्टेप हमारा होता है, हम अभी नहीं पता कि ये फाइल क्या है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको MP4 कर देते हैं। ये देखने के लिए क्या कि कोई वीडियो फाइल तो नहीं है ये। अगर वीडियो फाइल होता तो ये ओपन हो जाता और प्ले हो जाता। ये कह रहा है कैन नॉट रेंडर द फाइल, इसका मतलब है कि ये MP4 तो नहीं है, हो सकता है MP3 हो, कोई म्यूजिक फाइल हो। तो ये भी हम ट्राई कर लेते हैं। अगर ये हुआ तो यहाँ पर भी ये बता देगा कि यहाँ पर भी ये एरर दे रहा है कि मैं इसको रेंडर नहीं कर सकता जो मीडिया प्लेयर होता है। उसके बाद हो सकता है कि ये कोई और फाइल है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, हमें एक्चुअल नहीं पता। ये अजम्पशन, ये मैं अज्यूम करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने के ऑटोमेटिक तरीके भी होते हैं, मैनुअल तरीके भी होते हैं। तो कुछ मैनुअल तरीके मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये फाइल कोई इमेज फाइल तो नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं JPG लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब इसको हम ओपन करते हैं अपने विंडोज़ के। यहाँ पर ये कह रहा है कि इट लुक्स लाइक वी डोंट सपोर्ट दिस फॉर्मेट। ये कह रहा है कि ये JPG फॉर्मेट नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। अगर हो सकता है कि ये करप्टेड हो चुका है। जब कोई फाइल करप्ट होता है, करप्ट होने के बाद वो ओपन नहीं होता जब तक आप उसको फिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये मैनुअल आप तरीक़ेकार जो नॉर्मल और कॉमन यूज़ फाइल्स के लिए होता है वो यही होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि यहाँ पर हम दोबारा डिजिटल फोरेंसिक वाले टूल्स में जाएंगे और हमें अभी तक नहीं पता ये एक्चुअल में क्या है। तो ऑटोमेटिक जो तरीका होता है जिसमें आपको हेल्प मिलती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक्सा एडिटर का ओपन करेंगे। आपको मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हर एक फाइल का एक फॉर्मेट होता है, चाहे वो इमेज फाइल हो, चाहे वो APK फाइल हो, चाहे वो किसी भी टाइप का कंप्यूटर फाइल हो, उसका एक फॉर्मेट ज़रूर होता है। और हर फाइल का जब आप उसको एक्सा के अंदर ओपन करते हैं, किसी भी एक्सा एडिटर के अंदर उसको ओपन करेंगे, तो हर फाइल का एक हेडर होता है और वो हेडर यूनिक होता है। उस हेडर से ये पता लगाया जा सकता है कि ये फाइल किस फॉर्मेट का फाइल है, और ये हर फाइल के अंदर होता है। चाहे आप APK फाइल का एग्जाम्पल ले लें, या फिर आप JPG फाइल का ले लें, PNG फाइल का ले लें, म्यूजिक फाइल का ले लें, वीडियो फाइल का ले लें, हर एक फाइल का एक हेडर ज़रूर होता है। अगर वो फाइल इनक्रिप्टेड नहीं है तो, अगर वो इनक्रिप्टेड है तो उसके अंदर हेडर्स वगैरह हो सकते हैं चेंज हो जाएं, लेकिन अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं है तो आपको हेडर जो है वही आपको नज़र आता है जो एक्चुअल में होता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये जो फर्स्ट 4 डिजिट्स होते हैं, जैसे ये वाले फर्स्ट 4 सेक्शन, यानी 0, 0, 01, 02, 03, ये बेसिकली ये डिफाइन करते हैं कि फ़ाइल कौन सा फॉर्मेट है। अब मैं यहाँ पर एक मिसाल आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक PNG फाइल होगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक PNG फाइल है, ये जैसे ये वाला। अगर मैं इसको एक्सा में ओपन करूँ तो एक्सा में आप यहाँ पर देखें इसके जो 4 ये जो होंगे, ये देखें यहाँ से देखें PNG को कवर कर रहा है। मैंने इन 4 को जब सेलेक्ट किया तो इससे ये पता लगा रहा है कि ये जो फाइल है ये PNG का फाइल है, फिर बाकी चीज़ें जो होती हैं वो बात की हैं। उसके बाद अगर आप EXE को देखेंगे तो EXE में भी इसी तरीके से होता है। आप इस 4 को सेलेक्ट करेंगे तो EXE का जो हेडर होता है वो बेसिकली MZ ... से शुरू होता है, बाकी फिर बात की बात है। इसी तरीके से हर एक फाइल का एक यूनिक हेडर होता है। लेकिन अगर हम इसको ओपन करके देखें तो इसमें हमें ये कॉमन नहीं मिल रहा है, इसमें हमें ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है। जब हम इनको सेलेक्ट करते हैं तो स्लैश लगा हुआ है, उसके बाद XYA लिखा है, जिससे पता नहीं लग पा रहा है कि ये क्या है। हो सकता है कि ये करप्ट है। अब यहाँ पर हम मैनुअल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एड्रेस को चेंज करके देख सकते हैं कि ये जो फाइल है ये क्या है। तो यहाँ पर हम PNG भी कर सकते हैं, MP4 भी कर सकते हैं, MP3 भी कर सकते हैं, JPG भी कर सकते हैं। तो चूंकि ये फाइल बहुत ही छोटा फाइल है, उम्मीद तो यही है कि ये फाइल कोई इमेज फाइल होगी। और इमेज फाइल कौन सी हो सकती है? जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला इमेज फॉर्मेट होता है वो बेसिकली JPG होता है। अगर आप कोई पिक्चर लेते हैं या किसी को कोई पिक्चर शेयर करते हैं, यानी जो ज़्यादा इमेज के लिए जो फॉर्मेट इस्तेमाल होता है मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में, तो वो बेसिकली JPG फॉर्मेट होता है। तो JPG का एक्चुअल हेडर क्या होता है?
हो सकता है कि ये हेडर करप्टेड है। और जेपीजी में एक कॉमन चीज़ ये होती है कि आप लास्ट में जाएंगे इस एग्जा के अंदर, लास्ट में जेपीजी का जो लास्ट में जेपीजी के जो लास्ट डिजिट होते हैं वो बेसिकली FFDF9 होता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये जेपीजी फॉर्मेट का फाइल है। क्योंकि अक्सर अगर कोई भी फाइल को करप्ट करेगा या कुछ भी करेगा तो ऊपर से हेडर से करेगा, फुटर से नहीं कर पाएगा। फुटर से अगर वो करेगा, फुटर से अक्सर जो फाइल्स वगैरह करप्टेड होती हैं वो बेसिकली हेडर से होती हैं, लास्ट में नहीं होती। तो लास्ट में ये जो आप देख रहे हैं FFD9 बेसिकली ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जेपीजी का फाइल है, लेकिन इसका हेडर करप्टेड है। हेडर करप्टेड होने की वजह से ये फॉर्मेट ओपन नहीं हो पा रहा है और इसको आप किसी भी प्रोग्राम से ओपन करके नहीं देख सकते। तो अब इसको कैसे ओपन करें? उसको ओपन करने के लिए आपको जेपीजी का ये हेडर जो है फर्स्ट, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब इसको फिक्स करने के लिए आप किसी और जेपीजी को यहाँ पर डालकर उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके इसको फिक्स कर सकते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, वो एग्जा के कौन सी वैल्यू होते हैं जिससे ये फिक्स हो सकता है? उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक जेपीजी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। इंटरनेट से आप कोई सा भी जेपीजी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो आप उससे भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर जाऊँगा इमेज जेपीजी, कोई भी फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा इमेज में जाकर, और मैं यहाँ पर ये वाली इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। इमेज जेपीजी ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको भी समझाया कि हर फाइल का एक यूनिक हेडर होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी। तो ये गलती आपको नहीं करना है। फोरेंसिक जो लोग करते हैं उनको अच्छी तरीके से इन चीज़ों का नॉलेज होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फोरेंसिक पे ऐसी वीडियोस बनाऊं आपके लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें। इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स होने चाहिए, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो मैं उसी फोल्डर में चले जाता हूँ जहाँ पर ये फाइल पड़ा हुआ है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद अभी जो नया फाइल हमारे पास आया है इसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बेसिकली इसका जो हेडर है वो इस तरीके से है, FFD8 FFDB, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर जो आ रहा है वो इस तरीके से। अगर लास्ट में आपको जाकर दिखाऊं इस वाले इमेज के लास्ट में, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर वो मौजूद है FFD9, जिससे ये पता लग सकता है कि ये JPG फॉर्मेट है और ये भी JPG फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें और वहाँ पर देखें, दोनों जगहों पर लास्ट में आपको यही वैल्यू मिल रही है एग्जा की। ये भी एक तरीका होता है फाइल आइडेंटिफिकेशन का, जो कि फोरेंसिक में जो लोग होते हैं उनको अच्छी तरीके से आइडिया होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको, ये जो सही वाला इमेज फाइल था, इसके फर्स्ट 4 को हम कॉपी कर लेते हैं और ये जो हमारा करप्टेड फाइल है यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V करके। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव जैसे ही हम करेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पर एक फाइल बन जाएगा, ये देखें। अब यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करके देखें तो अभी भी ओपन नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि इसमें यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है। बेसिकली ये इसका जो लास्ट में यहाँ पर आ रहा है ये तो सही है, लेकिन जो DB आ रहा है इसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी, क्योंकि ये एक अलग फॉर्मेट हो सकता है JPG का। इसमें थोड़ी सी हमें और चेंजेस करनी पड़ेगी। उसका रीज़न ये है, अच्छा अभी अगर आप गौर से देखें, जब हमने इसको FFD8 FFE0 किया तो ये जो इमेज है ये इस तरीके से आ रहा है। ये देखें, इमेज ओपन हो चुका है, यानी ये पहले किस तरीके से आ रहा था और अभी किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर E0 है और यहाँ पर DB है। ठीक है जी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ इस JPG में और इस JPG में क्या है, क्यों ऐसा आ रहा है। पहले हम इनको क्लोज कर देते हैं क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये जो दोनों हैं। ठीक है, ये हमारा करप्टेड फाइल था जिसको अभी हमने फिक्स करके ओपन कर दिया, और ये वही था जिसको हमने डाउनलोड किया। ऑलमोस्ट सब सेम है, लेकिन यहाँ पर DB आ रहा है। अच्छा, तो इसका जो लास्ट में जो E0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो इमेज है इसको किसी कैमरा से या फिर किसी सॉफ्टवेयर वगैरह से एडिट वगैरह किया है, जिसकी वजह से लास्ट में इसके E0 आता है। नॉर्मली जो है यहाँ पर DB है। यही इन दोनों का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, जिससे ये पता लगा जा सकता है कि ये इमेज किसी कैमरा सॉफ्टवेयर या फिर RAW वगैरह से एडिट वगैरह किया गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया। अगर आपको वीडियो समझ आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।